हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं फिनिशर्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बेसिकली सी लैंग्वेज के 10 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और इन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो तरीके इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे उन्हीं तरीक़ों से जुड़े मिलते जुलते क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से 10 के 10 क्वेश्चंस को देखना, समझने की कोशिश करना। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अज्यूम करना है, हमें मानना है कि जो इंटीजर है, इंट वैल्यू जो है वो 4 बाइट की है। हमें 4 बाइट सिर्फ माननी है। और जो CHAR कार है उसको 1 बाइट का मानना है। फ्लोट जो है उसको 4 बाइट का मानना है। ये सिर्फ हमें अज्यूम करना है, मानना है हमें। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कार, इंट और फ्लोट, ये तीनों क्या हमें साइज दे दिया, 4 बाइट, 1 बाइट और 4 बाइट। आल्सो साथ ही हमें अज्यूम करना है कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर कौन सा है, पी कैर है, पी इंट है, पी फ्लोट है, पी कार है। इसके आगे पी लगा दिया तो ये पॉइंटर हो गया। अगर आप लोगों को नहीं पता कि पॉइंटर क्या होता है तो पॉइंटर बेसिकली, अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में बताऊं, हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जो अपने अंदर कोई वैल्यू स्टोर रखते हैं। और पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो अपने अंदर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव करके रखते हैं। इस बात से हमें यह पता लगता है कि एक पॉइंटर क्या होता है कि एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ का पता अपने अंदर सेव रखता है, डेटा अपने अंदर सेव रखता है, उसको पॉइंटर बोलते हैं। तो हमें बोल दिया गया है कि पॉइंटर का साइज हमें अज्यूम करना है, मानना है 4 बाइट है। तो अगर हम साइज ऑफ पी कैर, साइज ऑफ पी इंटीजर, साइज ऑफ पी फ्लोट, इन तीनों का साइज अगर हमें रिटर्न करवाना है साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ होता है किसी भी पॉइंटर का साइज पता करने के लिए सी लैंग्वेज में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए विच ऑपरेटर इज सी लैंग्वेज यूज्ड टू रिटर्न द साइज ऑफ एन पॉइंटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे पी कैर, पी इंट, पी फ्लोट का हमसे साइज पूछा है, 4 4 4 आएगा, इसका 4, इसका 4, इसका 4 आएगा, या 1 4 4 आएगा, 1 4 8 आएगा, तो क्या आएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर पॉइंटर का साइज हमने 4 बाइट मान लिया है, फिर चाहे वो पी कैर हो, पी इंट हो, पी फ्लोट हो, या कोई भी पॉइंटर हो, कितने भी पॉइंटर हो, सभी का साइज हमेशा सेम रहता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका ठीक हो जाएगा, 4 4 4। इसका साइज भी 4 आएगा, इसका साइज भी 4 आएगा, इसका साइज भी 4 आएगा। अब ये क्यों आता है वो गहराई की बात है, हमें वो समझने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकली HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना है, सी लैंग्वेज में पॉइंटर का साइज अगर एक बार डिफाइन कर दिया तो सारे पॉइंटर्स का साइज सेम होता है। क्लियर है जी। एक्सप्लेनेशन नीचे दी है मैंने, इसको आप पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डिफाइन डेफिनेशंस इन सी। इन 3 ऑप्शंस को देख के हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो वेरिएबल के हिसाब से ठीक हैं। हमें पढ़ा था कि वेरिएबल को जब भी बनाया जाता है तो हम वेरिएबल के शुरू में पहले तो लिखते हैं कि वो किस तरह का वेरिएबल बना रहे हैं। तो ये तीनों इंट वेरिएबल बनाए गए, यानी इंटीजर वैल्यू तीनों में दी गई है, 1 2 3। उसके बाद VAR_9, क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 9_var, क्या ये ठीक है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल की शुरुआत जो है वो नंबर से नहीं हो सकती। वेरिएबल की शुरुआत या तो अल्फ़ाबेट से होगी या अंडरस्कोर से होगी, और खाली अंडरस्कोर = 3 दिया है तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर वैलिड। तो यहां से जो क्वेश्चन याद रखने की बात है वो ये है कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकते हैं या अंडरस्कोर से शुरू हो सकते हैं, लेकिन 9 8 7 ऐसे नंबर से वेरिएबल बनाने नहीं चाहिए और ना ही बन सकते हैं। इसकी डेफिनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में x मान लिया हमने, x कोई एक इंटीजर है जो 0 और 1 अपने अंदर वैल्यू रख सकता है। तो जो स्टेटमेंट है, इफ x = 0, अगर x = 0 है तो x = 1 है, एल्स या फिर x = 0 है। तो हमें बताना है कि इन 4 में से किसके इक्विवेलेंट हमारी ये जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, स्टेटमेंट दी गई है, ये इन 4 ऑप्शंस में से हमसे किसके पास या
पहला ऑप्शन दिया गया था x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 या 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस, पहले 1 लेके देखते हैं, आ गया हमारे पास क्या 2, और 1 प्लस 0 अगर लेके चलते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। लेकिन x में क्या वैल्यू आ सकती है, तो 0 आ सकती है या 1 आ सकती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 2 0 और 1 से बड़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस अगर 0 लेते हैं तो क्या आता है 1 आता है, और 1 माइनस 1 लेते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो 1 और 0 दो ही वैल्यू हमारी इसमें आ सकती थी, तो ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। लेकिन हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे x की जगह पे एक बार हम 1 माइनस 1 रख के देखते हैं तो आ रहा है 0, लेकिन x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और 1 परसेंटाइल x डिवाइड में करने के बाद तो नीचे 0 आ जाएगी, तो इनफाइनाइट बन ही जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऐसी स्टेटमेंट है जिसके हिसाब से हम एक x को इंटीजर मान के 0 और 1 वैल्यू उसके अंदर रख सकते हैं, कंडीशन इसके हिसाब से। क्लियर है दोस्तों। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटफ फंक्शन, नीचे प्रिंटफ फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, सी लैंग्वेज में बेस्ट स्टेटमेंट को पिक करना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कंपाइल भी होगी और प्रिंट भी होगी। यानी कि जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिख के हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी 8, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है परसेंटाइल डी 090, परसेंटाइल डी 00200, परसेंटाइल डी 0007000। अभी आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन अभी देखिए, पहला ऑप्शन है इन 4 में से सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो कंपाइल होगी और 8 प्रिंट हो जाएगा इसके हिसाब से। दूसरी स्टेटमेंट है कि 1 और 2, ये पहली और दूसरी दोनों कंपाइल हो जाएंगी और 8 प्रिंट हो जाएगा और 90 प्रिंट हो जाएगा इसके हिसाब से। तीसरा ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएंगी और प्रिंट करेंगी 8, 90, 200 और 7000 रिस्पेक्टिवली, इस ऑप्शन के हिसाब से। चौथा ऑप्शन है पहली, तीसरी और चौथी, ये पहली, तीसरी और चौथी, ये दूसरी नहीं बताई गई इसमें, ये 3 जो हैं सक्सेसफुली कंपाइल होंगी और ये प्रिंट करेंगी। इससे प्रिंट आएगा हमारा 8 और तीसरी स्टेटमेंट से प्रिंट आएगा हमारा 128 और चौथी स्टेटमेंट से प्रिंट आएगा हमारा 3584। तो क्या ए ऑप्शन ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, परसेंटाइल डी और ये 0000 आपको जो दिख रहा है और ये जो 8 आपको जो दिख रहा है, एज पर सी स्टैंडर्ड, सी लैंग्वेज के हिसाब से एक ऑक्टेल वैल्यू जो होती है उसका प्रीफिक्स होता है 0 ऑप्शनली, ठीक है। 0 उसके शुरुआत में आ सकता है और ऑक्टेल में वैल्यू होती है 0 से लेके 7 तक और टोटल वैल्यू कितनी होती है 8 होती हैं। सो 090 जो है वो एक वैलिड नहीं है ऑक्टेल नंबर, क्योंकि 0 प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर ऑक्टेल बट नो इज नॉट अलाउड इन ऑक्टेल डिजिट। नो उसके अंदर अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है ये कट जाता है। इसमें नो आया हुआ है, लेकिन 8 आ सकता है, 2 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ऑक्टेल वैल्यू के हिसाब से 128 और यहाँ पे 7000 ऑक्टेल वैल्यू के हिसाब से प्रिंट हो जाएगा 3584। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, परसेंटाइल डी बेसिकली किसको रेफर करता है, डेसिमल वैल्यू को रेफर करता है परसेंटाइल डी, कि इसके संदर्भ में डेसिमल वैल्यू बताओ, इसके संदर्भ में डेसिमल वैल्यू बताओ, इसके संदर्भ में डेसिमल वैल्यू बताओ। ठीक है दोस्तों, चलिए। सपोज ए सी प्रोग्राम हैज फ्लोटिंग कांस्टेंट 1.404, एक कोई फ्लोटिंग नंबर दिया हुआ है हमें 1.414। तो बेस्ट वे पूछा गया, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा इसको फ्लोट डेटा टाइप में बदलने का। फ्लोटिंग कांस्टेंट को फ्लोट डेटा टाइप में बदलना है, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप क्या होगा, जिसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट क्या होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। तो 1.414 के पहले फ्लोट लिखना पड़ता है, 1.414 ब्रैकेट में बाहर फ्लोट बिना ब्रैकेट के लिखना पड़ता है, या 1.414 के बाद एक f और 1.1414 के बाद कैपिटल F लिखना पड़ता है, या चौथा ऑप्शन है कि 1.414 इटसेल्फ ऑफ फ्लोट, ये पहले ही फ्लोट है डेटा टाइप, दैट इज नथिंग एल्स रिक्वायर्ड, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो
तरीका जो होता है एक फ्लोटिंग कांस्टेंट को फ्लोट में बदलने का, वो होता है कि जो भी वैल्यू हमें दी होती है, मान लो 2.15 वैल्यू हमें दी होती है, तो इसके आगे f लगाते हैं स्मॉल f, या फिर इसके आगे लगाते हैं हम कैपिटल F। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। किसी भी फ्लोटिंग कांस्टेंट वैल्यू को फ्लोट में बदलने के लिए हमें उसके आगे स्मॉल f या कैपिटल F लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक होते हैं। फॉर ए गिवन इंटीजर, किसी दिए हुए इंटीजर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू सेट एंड रीसेट ए पार्टिकुलर बिट रिस्पेक्टिवली। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सिंबल वो हैं ऐसे जिसको यूज करेंगे हम किसी भी इंटीजर के लिए सेट और रीसेट में, उसको हमें ऑपरेटर के हिसाब से उसको यूज करना है। पहला ऑप्शन है आपके पास एक सीधा डंडा एंड, उसके बाद 2 एंड 2 सीधे डंडे, एक एंड एक सीधा डंडा, 2 सीधे डंडे और 2 एंड। देखो बेसिकली यहाँ पे आपका वो जो आंसर होगा वो तो होगा ए ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं कैन बी यूज टू, ये जो यूज होता है ये सेट के लिए यूज होता है, और जो दूसरा एंड ऑपरेटर होता है ये रीसेट के लिए यूज होता है। लेकिन याद रखना ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना, ये सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, ये हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं? ये जो एंड 2 बार आया हुआ है ना, ये ट्रू वैल्यू को डिफाइन करता है, और ये जो 2 बार डंडे आपको दिख रहे हैं बेसिकली और बोला जाता है, और ये फॉल्स वैल्यू के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में 2 बातें आपको याद रखनी है कि अगर आपसे ऑपरेटर के बारे में पूछा जाए कि ऑपरेटर कैन बी यूज टू सेट रीसेट, तो आप एक डंडा और एक एंड के साइन पे क्लिक करके आओगे। अगर आपसे ट्रू फॉल्स के संदर्भ में पूछा जाए तो 2 एंड और 2 डंडे आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर आपको निशान लगा के आना है। क्लियर है? अब एक कोड दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। इंक्लूड stdio.h int मेन फंक्शन स्टार्ट किया। एक इंटीजर वैल्यू है a, जिसकी वैल्यू दी गई है 10, वेरिएबल है a, इंटीजर वैल्यू 10, b है बराबर 15 के। प्रिंट कराया हमसे %d a+1 यानी 10 + 1, ठीक है हम पहले ही कर देते हैं, 10 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 11 हो गया। फिर कोमा ब्रैकेट के अंदर b इज इक्वल टू a+2, तो b कितना है? 15 है, लेकिन b इज इक्वल टू किसके है? a+2 के है। तो a कितना है? 10, 10 + 2 कितना हो गया? 12 हो गया। ये 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने किया प्रिंट एफ, क्या कराना? %d सिर्फ b की वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, तो रिटर्न 0 और बंद कर दिया प्रोग्राम। पहला ऑप्शन है 11 और 15 प्रिंट होंगे, जी नहीं 15 तो होगा ही नहीं। 11 और 12 प्रिंट होंगे, हो सकता है 11 12 हमारे पास वैल्यू आई है। तीसरा कंपाइलर एरर ड्यू टू b इज इक्वल टू a+2 इन द फर्स्ट प्रिंट एफ, नहीं कंपाइलर एरर तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एरर जैसा कुछ भी नहीं है। नो कंपाइलर एरर बट आउटपुट वुड बी 11x वेयर x वुड बी डिपेंड ऑन कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन, नहीं भाई ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होगा? 11 और 12। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ हमसे b की वैल्यू प्रिंट करवाई है, तो हम 11 और 12 दोनों प्रिंट क्यों कर रहे हैं? देखो क्या होता है, जब यहाँ पहले प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर बेसिक से एक %d दिया है, लेकिन वैल्यू हमसे जो पूछी है वो एक वैल्यू ये है, बीच में कोमा का साइन लगा दिया और फिर दूसरी वैल्यू, तो एक बार हमारा कंपाइलर जो है ना वो वैल्यूज को प्रिंट जरूर करेगा। भले ही आउटपुट में हम यूज सिर्फ 12 12 को करेंगे, लेकिन एक बार 11 और 12 दोनों की दोनों वैल्यू प्रिंट होंगी। देखो एज पर सी स्टैंडर्ड C11 जो वर्जन है उसके हिसाब से प्रिंट एफ के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होती हैं, वेदर दे गेट प्रिंटेड और नॉट, वो प्रिंट हो चाहे ना हो, लेकिन उसके इवेल्युएट एक बार जरूर होती है, कंपाइल एक बार जरूर होती है। इसलिए 12 जो है वो वैल्यू हमारी आएगी, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा और 11 भी हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला कोड दिया हुआ है जिसमें एक वेरिएबल है a जिसमें इंटीजर वैल्यू डाल दी है हमने 10, प्रिंट एफ %d a+1, फिर हमने बंद कर दिया। तो ऑप्शन पहला है 11 और 0 प्रिंट होगा, ऑप्शन बी है 11 x प्रिंट होगा जहाँ पे x डिपेंड करेगा कंपाइलर पे, सी है अनडिफाइंड बिहेवियर, डी है कंपाइलर एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा हमें दिया गया है एक इंटीजर वैल्यू 10, उसके बाद प्रिंट एफ %d a+1 और रिटर्न करेगा 0। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी अनडिफाइंड बिहेवियर। क्यों हो जाएगा? देखो इफ देयर आर इनसफिशिएंट आर्गुमेंट्स फॉर द फॉर्मेट,
अगर हमारे फॉर्मेट में आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो इनसफिशिएंट है, यानी कि आंसर निकालने के लिए पर्याप्त हमारे पास मात्रा में डेटा नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास संख्याएं नहीं हैं या चीज़ें नहीं हैं, डेटा नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, तो बिहेवियर जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है उस कोड का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मेट जो है वो एग्जॉस्टेड वाइल आर्गुमेंट रिमेन, अगर ऐसा हो कि फॉर्मेट में आर्गुमेंट ज़्यादा बच रही है हमारे, या एक्सेस हो गई है आर्गुमेंट्स, बहुत सारी आर्गुमेंट्स हो गई हैं, तो होती है अलग बात। लेकिन अगर आर्गुमेंट्स में ही कमी है, हमें a = 10 दे दिया, 2% डी वैल्यू हमसे ये चाहता है, वैल्यू हमसे ये 2 चाहता है, और यहाँ पे लिख दिया a+1 क्या 10 + 1 11। वैसे तो आपके हिसाब से या सबके हिसाब से आंसर इसमें क्या होगा, बी होगा कि 11 प्रिंट हो जाएगा और x प्रिंट हो जाएगा, जहाँ पे x वो है वो डिपेंड कर देगा और किस पे, कंपाइलर इंप्लीमेंटेशन पे। लेकिन कंपाइलर इंप्लीमेंट करेगा क्या, कंपाइलर प्रिंट करेगा क्या भाई, कंपाइलर को यही नहीं पता दूसरी वैल्यू क्या करूं। एक वैल्यू का तो इन्होंने बता दिया a+1 कर दो 11 कर दो, दूसरी वैल्यू का है ही नहीं। तो अनडिफाइंड, ना बताया गया बिहेवियर, चीज़ें कम रखी गई या डेटा इनसफिशिएंट का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनडिफाइंड बिहेवियर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जंप स्टेटमेंट्स के संदर्भ में 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम जंप स्टेटमेंट के लिए, कंटिन्यू का यूज करते हैं हम जंप स्टेटमेंट के लिए, या ब्रेक का यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स के लिए, या रिटर्न का यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स के लिए, या फिर सभी के सभी। तो हमेशा याद रखना, सी लैंग्वेज में जंप स्टेटमेंट्स के लिए गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न, हम सारे के सारी स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस का, सारे के सारे वर्ड्स का, सारे के सारे इन सारी चीज़ों का यूज़ हम करते हैं जंप स्टेटमेंट्स के लिए। बेसिकली जंप स्टेटमेंट्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे अनकंडीशनली जाने के लिए, बिना किसी कंडीशन के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जंप कर जाते हैं, दूसरे कोड पे पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न हम सबका यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, इसलिए ई ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, ये गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न, ऐसा भी कभी आपको लिखा दिख जाए और आपसे पूछा जाए जंप स्टेटमेंट का ऑप्शन कौन सा है, तो इन 4 ऑप्शंस को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको दिया हुआ है, इंटीजर i = 1, j, 2 वैल्यू दे दी, एक वैल्यू i है और एक वैल्यू क्या है, j है। फॉर लूप का यूज कर दिया यहाँ पे, लेकिन फॉर में सिर्फ इन्होंने सेमीकोलन लगाए हैं, यहाँ पे कोई हमें स्टेटमेंट्स या कुछ भी नहीं दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है। फिर इफ i के संदर्भ में j = -i की कंडीशन हमें दे दी, -i की कंडीशन j के संदर्भ में इन्होंने यहाँ पे हमें दे दी। और फिर इफ j = 10, तो प्रिंट कर दो HSSC, j++। तो यहां से मेन चीज जो है ना वो हमारी शुरू हो रही है दोस्तों, इस कोड में ध्यान रखना। कैसे, देखो यहाँ पे इंटीजर i दे दिया और j तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन हमें बताई ही नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई कंडीशन बताई ही नहीं है तो हम ये -1 वाली कंडीशन जो है ये यहाँ पे चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से पहले हमें j की वैल्यू पता ही नहीं थी। हमें j की वैल्यू यहाँ पे हमेशा समझ में आ रही है कि अगर j छोटा है 10 से तो j++ HSSC, इस हिसाब से HSSC को प्रिंट कर दो। फिर हमने देखा कि यहाँ पे j = -i दिया हुआ है, लेकिन j की कोई वैल्यू पहले डिफाइन नहीं की इन्होंने, पहले बताई नहीं वैल्यू। तो यहाँ पे हम -i अगर लिखा हो तो इसके हिसाब से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो शुरुआत की वैल्यू 0 मान के शुरू करते हैं। तो 0 के हिसाब से हम इस कंडीशन को चेक करना स्टार्ट करेंगे, क्या 0 छोटा है 10 से, जी बिल्कुल छोटा है, तो एक बार HSSC प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही फिर 0+1 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे j++ की हमें चेक करना है, तो 1 आ जाएगा, 1 भी 10 से छोटा है। तो इस ऐसे कर करके हम j की वैल्यू 0 से लेके j की वैल्यू 9 तक टोटल 10 बार HSSC को प्रिंट कर देंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा, नो कंपाइलर एरर एंड इट विल प्रिंट HSSC 10 टाइम्स। तो टोटल 10 बार HSSC जो है वो प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 पे आगे घड़ी रुक जाएगी, 9 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं है। तो 0 से लेके 9 तक 10 बार हमारा HSSC जो है वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थी वीडियो, 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ इनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे और आप लोगों का एक क्वेश्चन ठीक हो।
आशा करते हैं आपका ग्राम सचिव का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, कुछ कर दो, लेकिन वो बटन दब जाना चाहिए। और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। कोई भी डाउट है कमेंट करके पता कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।